नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हुआ चलूँगा जिससे कि आपको क्वेश्चन को याद करने के लिए ज़्यादा ट्रिक वगैरह का सहारा ना लेना पड़े और आपको लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहे। तो यहाँ पर किस टाइप के अंदर हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखी हुई हैं, जैसे कि अभी नए गवर्नर्स बने हैं, अलग अलग राज्यों के गवर्नर नए बने, कईयों को शिफ्ट किया गया, कुछ नए बने हैं, सभी की हम चर्चा करेंगे। और गुजरात का कोई एक विलेज है जिसको पहला बॉर्डर सोलर विलेज बन चुका है, मतलब कि वहाँ पर जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, उसको सोलर के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। कौन सा गांव है उसकी बात होगी। और टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 अभी किसी को अनाउंस किया गया, उनकी बात करेंगे। बंगलार बारी नामक जो एक हाउसिंग स्कीम है, ये किस राज्य ने लॉन्च की। उसके बाद ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बन रहा है और वो किस देश से किस देश को कनेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ से जाएगा, इसकी बात करेंगे। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू अनवील किया गया है, किस सिटी में किया गया, उनकी बात करेंगे। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि नए गवर्नर अभी मिजोरम के बने हैं। मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं कौन? वीके सिंह। ध्यान रखिएगा, वीके सिंह ये भारतीय आर्मी में चीफ के पद पर, जो भारतीय आर्मी है उसके 26 चीफ के पद पे ये कार्य कर चुके हैं। ये जनरल रहे हैं वीके सिंह जी, अब ये रिटायर हो चुके हैं और ये अभी सांसद थे, अब ये गवर्नर बना दिए गए हैं मिजोरम के। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हरिभाऊ कंबमपति की जगह ये लेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1971 में, उसमें भी वीके सिंह का इन्वॉल्वमेंट था। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक फैक्ट है, आपको इसे याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखिए मिजोरम के नए गवर्नर बन गए हैं फॉर्मर जनरल हमारे वीके सिंह। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम जिसकी कैपिटल ऐजवाल है, लालदू होमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर नेबर स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम इसके नेबर स्टेट हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन, वो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो नए गवर्नर्स अलग अलग राज्यों में बने हैं। जैसे कि मणिपुर में नए गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला। कौन? अजय कुमार भल्ला, ये फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी हैं। और मिजोरम के तो मैंने बता ही दिया, रिटायर्ड है जनरल वीके सिंह। याद रखिएगा, ये मिजोरम के गवर्नर बन चुके हैं। बिहार के बने हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला के गवर्नर थे, अब बिहार के इनको बना दिया गया। लेकिन केरला के गवर्नर के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया, मतलब बिहार और केरला के जो गवर्नर्स हैं उनकी अदला बदली की गई है। मिजोरम के जो नए गवर्नर हैं हरिभाऊ कंबमपति बने हैं, हरिबाबू कंबमपति, ये इससे पहले मिजोरम के गवर्नर थे, अब इनको उड़ीसा के गवर्नर के रूप में बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर सोलर विलेज से रिलेटेड। तो बॉर्डर सोलर विलेज का मतलब कि बॉर्डर में एक गांव अवेलेबल है, उसमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सोलर के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। और ये गुजरात का गांव है, जैसा यहाँ पर किया जा रहा है, और ये गांव का नाम है मसाली। ध्यान रखिएगा, गुजरात के बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है मसाली गांव, जो कि बॉर्डर सोलर विलेज बन चुका है। पहला कंट्री का बॉर्डर सोलर विलेज बना है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 800 लोगों की है, उसमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सोलर के माध्यम से की जाती है और सभी के घरों में यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाए गए। कुछ इसी प्रकार से जो मोडेरा गांव था, ये भी गुजरात का था। 2022 में इसको इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया था।
यहाँ पर भी जो 1300 घर थे उनमें सभी में सोलर पैनल्स को लगा दिया गया था। और इसी प्रकार से गुजरात के दूसरे गांव में भी एक नया रिकॉर्ड बना है। तो दोनों को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला, नो डिटेंशन पॉलिसी को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको एंड कर दिया है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है? ये जो बच्चे थे 5th से लेकर 8 तक, इन बच्चों को अगर उनके कम मार्क्स भी आते थे तो उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, फेल नहीं किया जाता था। लेकिन अब नो डिटेंशन जो पॉलिसी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। मतलब अब बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको दोबारा से उस क्लास को करना पड़ेगा। तो ये डिटेंशन पॉलिसी को अभी ख़त्म कर दिया है केंद्र सरकार ने। अगला, साउथ कोरिया अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा क्योंकि वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो यून सुक येओल जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी थी। इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी चर्चाओं में रहा ये देश। लेकिन उसके बाद कुछ ही घंटों में जो पार्लियामेंट है उन्होंने इमरजेंसी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रपोज किया गया है और वो पार्लियामेंट में पास भी हो गया है। इसीलिए अब इनको अपना पद छोड़ना पड़ा और एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में साउथ कोरिया में हान डुक सू बन गए हैं। कौन? हान डुक सू। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अभी टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर घोषित किया है और इनका बड़ा सा फोटो टाइम्स मैगजीन में लगकर आया है। पर्सन ऑफ द ईयर ये बने हैं दूसरी बार टाइम्स मैगजीन के द्वारा। 2016 में जब ये पहली बार जीते थे प्रेसिडेंट का चुनाव, व्हाइट हाउस में ये गए थे, उस समय पर इनकी फ़ोटो लगाई गई। और अब दूसरी बार जब ये चुनाव जीते हैं प्रेसिडेंट का तो इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड ये अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं और हमारी 22+2 भाषाओं में 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी भाषा में किसको दिया गया? ये लेखन क्षेत्र में, लिटरेचर की क्षेत्र में सबसे बड़ा भारतीय अवार्ड है और साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी भाषा में दिया गया है गगन गिल को। किसको? गगन गिल को। हिंदी और इंग्लिश के सभी को याद रखने हैं, लेकिन जो अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स हैं वो अपने राज्य के भी भाषा के विनर को याद रखेंगे। तो यहाँ पर ईस्टराइन किरे ये इंग्लिश भाषा में इनको मिला है। तो ये दो नाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर और दूसरी भाषाओं में अगर बात करें तो ये यहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर अलग अलग अवार्ड्स दिए गए। तो आपको मोस्टली हिंदी का गगन गिल का और ईस्टराइन किर का नाम ज़रूर याद रखना है, बाकी आप अपने राज्य के अनुसार याद कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा टेम्पल है जिसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किस कैटेगरी में? सेफ्टी एक्सीलेंस की कैटेगरी में। मतलब कोई ऐसा टेम्पल है जो कि सेफ्टी के मामले में सभी मंदिरों में अव्वल आता है और ये है राम टेम्पल अयोध्या में जो अवेलेबल है, जिसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा जो उनकी सेफ्टी मैनेजमेंट है उसमें उनके एक्सीलेंस को देखते हुए सम्मानित किया गया है। इनको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है जो इन्होंने सेफ्टी से रिलेटेड वहाँ कार्य किया है उसमें। और अभी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया इंडियन टेम्पल अयोध्या को। ध्यान रखिएगा, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको। अभी किस कंट्री ने mRNA वैक्सीन कैंसर पेशेंट के लिए यहाँ पर डेवलप कर दी है? तो ये रशिया ने इसको डेवलप की है। और अभी रशिया ने mRNA बेस्ड कैंसर ट्रीटमेंट वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। इसको लॉन्च करने की 2025 अर्ली मतलब स्टार्टिंग के ही मंथ में कर दी जाएगी। और ये अभी
रिसेंट में जो इनके दोस्त फ्रेंड देश हैं, फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पर ये काफ़ी नॉमिनल या फिर फ्री प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको ये बेचेंगे भी दूसरे देशों को। तो यहाँ पर जो ये mRNA वैक्सीन है, ये ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, इन सभी में कोलोन जो कैंसर होता है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वो जितने भी कैंसर्स हैं उनमें ये काम करने वाली है। रशिया के जो डेवलपर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बंगलार बारी हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया है? तो बंगलार मतलब बांग्ला से आप याद कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा अभी रिसेंटली में बांग्लार बारी नामक जो हाउसिंग इनिशिएटिव है, इसको जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो गांव में रहने वाले निवासी हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्ट, जिससे कि वो अपना घर बना पाएँ, इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और इसमें टोटल 1,20,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे और ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। बांग्लार बारी स्कीम वेस्ट बंगाल की स्कीम है। अगला क्वेश्चन, किस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक 39 रही है। और ये ट्रैवल और टूरिज्म जो डेवलपमेंट भारत ने किया है अलग अलग क्षेत्रों में, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी आयुष है, इसने जिस प्रकार से प्रमोट किया, उस प्रकार से भारत की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म रैंकिंग है वो काफ़ी बेहतर हुई है। 2021 में भारत की रैंक 54 थी और अब 2024 में भारत की रैंक 39 हो गई है। आयुष से कैसे बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे देश हैं, देश के जो नागरिक हैं, वो भारत में उपचार के लिए आते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो। आयुर्वेद के लिए तो भारत को जाना भी जाता है, इसीलिए उसके माध्यम से भी भारत में ट्रैवल और टूरिज्म सिस्टम बढ़ा है। और भारत की मिनिस्ट्री जो टूरिज्म की है वो तो कई यहाँ पर स्कीम्स लॉन्च कर चुकी है, जैसे कि स्वदेश दर्शन, प्रसाद, और भी बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज है जिन्होंने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके भारत के टूरिज्म सेक्टर को इंक्रीज किया है। लेकिन अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट पहले पर, दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर जापान, चौथे पर फ्रांस और फिर ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अंतिम पायदान की बात करें तो सबसे आखिरी पोजीशन पर माली आता है, उसके बाद सियरा लियोन आता है, फिर कैमरून आता है, अंगोला, मलावी। ये अधिकतर देश अफ्रीकन हैं जो कि आखिरी पायदान पर अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन, 12th पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? तो ये भारत में ही ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। भारत में 12th नंबर की पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें भारत का जो लास्ट टाइम का सक्सेस है 17 मेडल्स के साथ, वो यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश होगी और अपने पैरा एथलीट्स को यहाँ पर प्रमोट करने की भी कोशिश की जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इसको भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स के नाम से इसको होस्ट करेगा भारत, इसको ऑर्गेनाइज करेगा। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट आप सुन रहे होंगे, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, मतलब अब इस पर कार्य शुरू होगा। और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया। इसमें माना जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ये खजुराहो मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब वहाँ से इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, ये केन और बेतवा जो 2 रिवर है, केन है मध्य प्रदेश में और बेतवा है उत्तर प्रदेश में, इनको जोड़ने के बाद बुंदेलखंड रीजन में जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए इसकी मदद
होगी। और ये इरिगेशन के पर्पस से आसपास के जो रीजन है बुंदेलखंड में, उसके रीजन को उसके रीजन में जो फार्मर्स की इरिगेशन प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के लिए इसे यहाँ पर प्रोसेस में लाया गया है। केन रिवर ध्यान रखिएगा, ये पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू बहता है, ये भी एक इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक, और ये बेनिफिट किस में होगा, तो इरिगेशन, जो बुंदेलखंड रीजन में जो सूखे की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर दूर किया जा सकता है। और हाइड्रो पावर सेक्टर में भी इसका मतलब पानी के माध्यम से जो बिजली बनती है उसको भी यहाँ पर यूज़ में लाया जाएगा। और साथ साथ जो ये बनेगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, यहाँ पर सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी ऊर्जा को डेवलप करने के लिए सिस्टम लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी खांडवा मध्य प्रदेश से इनॉग्रेट किया गया। ये दोनों काम 25 दिसंबर 2024 को हुए। इस दिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और कई बार सांसद अलग अलग राज्यों से वो बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में नए रेवेन्यू सेक्रेटरी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन अपॉइंट हुए हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में नए रेवेन्यू सेक्रेटरी अरुणीश चावला नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं, अरुणीश चावला, दोनों ये नाम याद रखिएगा, अरुणीश चावला का। अगला, अभी NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में नए यहाँ पर चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं, तो अभी रिसेंटली में नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं वी सुब्रमण्यम। कौन, वी सुब्रमण्यम, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है और ये अभी रिसेंटली में विजया भारती सयानी की जगह लेंगे और अब ये चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका नाम, वी सुब्रमण्यम इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, NHRC की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1993 में। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है भारतीय गवर्नमेंट की, जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के अंतर्गत फॉर्म किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में मैनेजिंग डायरेक्टर जो RBI के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का किसे बनाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अभी रिसेंटली में CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चैटर्जी को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, RBI के द्वारा इनको अप्रूवल भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये अभी रिसेंटली में दिए गए। जो बच्चे हैं वो जो किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल काम करते हैं, उनकी अचीवमेंट एक्सेप्शनल होती है, उसमें दिए जाते हैं। मेनली 7 फील्ड्स में 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट, ये 7 कैटेगरीज हैं जिनमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ये इस बार 17 बच्चों को ये अवार्ड्स दिए गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और ये भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ये किसके द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया गया है, ये साहू तुषार माने के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। ये किस टीम से बिलोंग करते हैं, तो ये रेलवे को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इन्होंने भोपाल में ऑर्गेनाइज्ड सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टैचू अनवील किया गया। कहाँ पर किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में 25 दिसंबर को किया गया। और 25 दिसंबर को क्यों, क्योंकि भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को होती है। अभी राजनाथ सिंह जी जो कि इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनके स्टैचू को अनवील किया गया है।
अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड से सम्मानित किया है, मतलब अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। तो हाईएस्ट जो ऑनर है ये कुवैत के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में पहली विजिट की। 43 ईयर के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पर विजिट के लिए गया है और साथ साथ रिलेशनशिप को बेहतर करते हुए यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स को, कई एमओयूज़ को साइन किया गया। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पर सम्मान देते हुए ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अरेबियन गल्फ कप जो कि फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसको भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, जस्टिस मदन बी लोकूर ये यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं, भारतीय हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस मदन लोकूर ये सुप्रीम कोर्ट से 2018 में रिटायर हो गए थे और 6 साल का अपना टेन्योर पूरा करके, और जस्टिस मदन बी लोकूर अभी ये प्रेसिडेंट बन गए हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल में, ध्यान रखिएगा इनका नाम। अगला क्वेश्चन, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ये भारत और रशिया के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और कम खर्चे पर यहाँ पर दोनों देश जो ट्रैवलिंग खर्चा है उसको यहाँ पर कम कर पाएंगे। तो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक, ये चेन्नई भारत के तमिलनाडु में और व्लादिवोस्तोक ये रशिया में अवेलेबल है। यहाँ पर ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को जो कि शिपिंग के पर्पस से इसको डेवलप किया जाएगा, जिससे कि भारत और रशिया के बीच में ट्रेड, ऑयल, फूड, मशीनरी का जो होता है उसको और सुगम और आसान बनाया जा सके। इसमें कम समय लगेगा और साथ साथ भारत और रशिया की ट्रेड जो मार्केट है वो भी इंक्रीज़ हो पाएगी। यहाँ पर ये जो रूट है ये सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट्स और बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जो कि एक ऑनरी टाइटल है, यह आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल को दिया गया। ये किस देश के आर्मी चीफ हैं? तो ये नेपाल के आर्मी चीफ हैं। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के जो आर्मी चीफ होते हैं उनको सम्मान देते हुए अपने अपने देश का जनरल ऑफ द आर्मी यहाँ पर उसकी उपाधि देते हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, आर्मीज़ का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो डेवलप किया जा सके। और ये जो काम है ये 1950 से हो रहा है और इस बार भी ऐसा हुआ। अभी रिसेंटली में भारत के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और जब नेपाल के चीफ हैं अशोक राज सिंहदेल, दोनों को अपोजिट देश ने अपने देश के जनरल ऑफ द आर्मी से सम्मानित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर इंडियन नेपाल बॉर्डर की बात करें तो ये भारत के साथ कनेक्टिविटी बनाता है और इसकी कनेक्टिविटी चाइना के साथ और भारत के दोनों के साथ है और ये दोनों के बीच में बफर का काम करता है। नेपाल के साथ भारत की जो बाउंड्री है वो 1850 किलोमीटर की है। भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा टच होती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सबसे लंबी बाउंड्री नेपाल के साथ बिहार से लगती है बाकी सभी राज्यों के कंपेयर में। नेपाल जिसकी प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को कहां पर लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया है। ये वर्चुअली यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसमें एआई सिस्टम को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ भारत के जो आर्मी की टेक्नोलॉजी ब्रांच से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस सिस्टम को लर्न भी कराया जाएगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर में। अगला क्वेश्चन,
इंडियन वुमेन टीम जिसने अभी हाईएस्ट टी20 क्रिकेट हिस्ट्री में रन बना दिए हैं अपने, ये 217 रन भारतीय वुमेन टीम ने बनाए हैं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। किस टीम के खिलाफ बनाए? तो ये वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ बनाए हैं। और अभी रिसेंटली में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रन भारतीय वुमेन टीम ने बनाए। कितने? 217 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाए हैं। स्मृति मंदाना ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन 77 बनाए थे। अगला क्वेश्चन, अभी जाकिर हुसैन साहब जो कि तबला वादक थे, इनका भी निधन हो गया। इनको चार बार इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये 4 बार इनको दिया गया और बल्कि 7 बार इनको नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, 7 में से 4 बार दिया गया है। पहली बार इनको ग्रैमी अवार्ड 2009 में मिला। उसके बाद इनको 2024 तक 3 ग्रैमी अवार्ड और अलग अलग एल्बम्स के लिए मिल चुके थे। इनको पद्मश्री भी 1988 में मिला और पद्म विभूषण 2023 में मिला। अगला क्वेश्चन, अभी इनका निधन हो गया। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला, इनका भी 20 दिसंबर को निधन हो गया। 89 ईयर ओल्ड थे ये और इंडियन नेशनल लोक दल के लीडर थे। ये 5 बार और साथ साथ इनका 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे और इन्होंने लास्ट टर्म 1999 से लेकर 2005 तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर में कार्य किया था। इनका जन्म 1935 में हुआ और ये 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हम 20 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें यूनिटी, लोगों के बीच में जो यूनिटी है उसको प्रमोट करना और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी को दोनों देशों के बीच में या दोनों जो ह्यूमन के बीच में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको यहाँ पर एड्रेस करना यहाँ पर रखा गया और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को मिलकर यहाँ पर दुनिया से ख़त्म करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल फार्मर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल फार्मर्स डे हम 23 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इस दिन 1902 में चौधरी चरण सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, बर्थ हुआ था और इसीलिए हम चौधरी चरण सिंह जी जो कि फार्मर के बड़े लीडर थे उनको सम्मान देने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल फार्मर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल कंज्यूमर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल कंज्यूमर डे हम 24 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को बताने के लिए, जागरूक बनाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि स्टार्टिंग में कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट के माध्यम से कार्य किया जा रहा था। लेकिन अभी 2019 में इसको अपग्रेड कर दिया गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी तब से अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर आप कुछ कंज्यूम करते हैं या मान लीजिए फ्लिपकार्ट वगैरह या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं तो आपके राइट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। 2019 में इस एक्ट को यहाँ पर अमेंड कर दिया गया है। इसकी थीम वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस रखी गई है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।